हेलो बच्चों, आज अपन एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अवयव का परिवर्त और इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ये इतना इजी टॉपिक है कि इसको अपन सीधे एक एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं। किसकी मदद से समझ सकते हैं बच्चों? एक एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने आपको सामने एक एग्जाम्पल रख दिया, अच्छे से सुनना बच्चों। ट्रांसपोज होता क्या उसके बारे में बताता हूँ। मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल रख दिया। मान लो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया, एक मैट्रिक्स ए है। कौन सी मैट्रिक्स है बच्चों? एक मैट्रिक्स अपने पास में ए है। अच्छे से समझना बच्चों, बहुत इजी टॉपिक है। आपको एग्जामिनर ने एक मैट्रिक्स दे दी बच्चों। कौन सी मैट्रिक्स दे दी? मैट्रिक्स ए। कौन सी? मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स को हमेशा आपको पता है एक बड़े वाले ब्रैकेट में बनाते हैं, ये तो आप सीख गए होंगे। एग्जामिनर ने आपको एक मैट्रिक्स दे दी है बच्चों 2 4 0 -1 6 8। तो कहोगे सर इसका ऑर्डर है 2 तो क्या है, रो है, और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2/3। और एग्जामिनर बोला इसका ट्रांसपोज ज्ञात करो, मतलब इसका परिवर्त ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो बच्चों? परिवर्त। आपको सवाल में क्या दे दिया कि अवयव ए का, इसका अवयव ए का परिवर्त यानी ट्रांसपोज ज्ञात। ट्रांसपोज होता क्या है उसके बारे में बताता हूँ। कौन से अवयव का? अवयव ए का परिवर्त ज्ञात करो। बच्चों कुछ भी नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। इस आसान को अपन एक जिस टॉपिक को अपन किसी एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं, इसका मतलब वो टॉपिक वाकई में बहुत इजी टॉपिक है। वाकई में बहुत इजी टॉपिक है। तो किसी भी अवयव के ट्रांसपोज को बच्चों ए डैश के द्वारा लिखते हैं। किसके द्वारा लिखते हैं? ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, छोटी छोटी बातें लेकिन इंपॉर्टेंट है। किसी भी अवयव का ट्रांसपोज यानी परिवर्त भी एक अवयव होता है और उसको किससे लिखा जाता है बच्चों? ए डैश से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है बच्चों? और ये ए डैश खुद एक क्या होता है बच्चों? अवयव होता है। खुद एक क्या होता है? अवयव। कुछ भी नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अभी मैं आपको समझाता हूँ ट्रांसपोज कैसे ज्ञात करते हैं, फिर कहूँगा तुमको से बहुत आसान टॉपिक है, कुछ मत करना। अवयव ए की पहली पंक्ति को ए डैश का पहला स्तंभ बना दो। क्या बना दो? स्तंभ। उसकी पहली पंक्ति थी 2 4 0, तो इसका पहला स्तंभ कौन हो जाएगा? इसकी पहली पंक्ति को इसका पहला स्तंभ बना दो और इसकी दूसरी पंक्ति को इसका दूसरा स्तंभ बना दो। लो सर -1, ये 6 और ये कितना हो जाएगा 8। अब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? उसका ऑर्डर था 2/3, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? उसका जस्ट ऑपोजिट, जस्ट उल्टा हो जाएगा 3/2। और इसी ए डैश को क्या बोला जाता है? अवयव ए का परिवर्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? परिवर्त या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए लिखना चाहो तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी अवयव का परिवर्त खुद एक अवयव होता है। और क्या करना है अपन को? अवयव की समस्त पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो? पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो, एक नवा अवयव बनेगा, नया अवयव बनेगा, उसको ए डैश लिख दो। और ए डैश को ही क्या बोला जाता है? अवयव ए का परिवर्त अवयव बोला जाता है। मेरे हिसाब से ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अपन एक एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चों। एक आपको एग्जामिनर ने अवयव दे दिया बच्चों, बी अवयव दे दिया। कौन सा अवयव दे दिया बच्चों? बी अवयव दे दिया। किसने? एग्जामिनर ने। ये आपको दिया हुआ होगा, एक अवयव आपको देगा। मान लो आपको बी अवयव एक वर्ग अवयव दे दिया। कैसा अवयव दे दिया बच्चों? वर्ग अवयव। कैसे? ये क्या होता है? वर्ग अवयव मैंने बताया था, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो? समान हो। जैसे 2 4 -1 0 8 0 2 -1 और 3। ये एक अवयव दे। तुम कहोगे सर इसकी अवयव की कोटि होगी 3/3 का होगा। मैंने कहा बिल्कुल 3/3 का होगा। मैंने कहा इसका ट्रांसपोज ज्ञात कर। ट्रांसपोज को किससे लिखा जाता है बच्चों? बी डैश से लिखा जाता है। कैसे? अभी ज्ञात कर लूँगा। आपने कहा था इसकी समस्त पंक्तियों को
समस्त स्तंभों में बदल दे। किस में बदल दे बच्चों? कि सर आपने बोला था इसकी समस्त पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दे, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दे, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दे। लो सर, पहली पंक्ति है 2 4 -1, दूसरी पंक्ति है सर 0 8 0, तीसरी पंक्ति है 2 -1 3। सर वर्ग अवयव की कोटि में कोई चेंज नहीं होगा। पहले भी 3/3 थी, अभी भी 3। मैंने कहा बिल्कुल सही है। ये अवयव बी डैश बी का क्या कहलाता है बच्चों? परिवर्त या ट्रांसपोज कहलाता है। बी डैश बी का ट्रांसपोज या फिर क्या कहलाता है बच्चों? परिवर्त कहलाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन एक दो अवयव और पढ़ते हैं बच्चों। एक अवयव पढ़ते हैं जिसको बोला जाता है सम्मित अवयव। कैसा अवयव बोला जाता है बच्चों? इंपॉर्टेंट है ये। अगली हेडिंग डालो बच्चों, सम्मित अवयव। कैसा अवयव? सममित अवयव। सममित कैसा अवयव पढ़ रहे हैं बच्चों? सममित अवयव। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी मैं आप एक एग्जाम्पल के मदद से समझाता हूँ बच्चों। सम्मित अवयव होता क्या, पहले मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा और फिर इसकी मैं आपको थ्योरी लिखाऊंगा बच्चों, ठीक है। पहले एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो एक अवयव है मेरे पास ए बच्चों। कौन सा अवयव है मेरे पास? ए। कौन सा अवयव है बच्चों मेरे पास? एक अवयव ए है। कौन सा है बच्चों? ए। ए आपको दिया हुआ है बच्चों, एग्जामिनर ने आपको दे दिया, मान लीजिए ऐसे दे दिया 2 4 6 -1 0, ऐसे 3 दे दिया, फिर मान लो ऐसे दे दिया -1 0। ये आपको एग्जामिनर ने एक अवयव दे दिया। तुम कहोगे सर इसकी कोटि है 3/3। मैंने कहा बिल्कुल सर ये एक वर्ग अवयव है। मैंने कहा हाँ बच्चे ये एक वर्ग अवयव है। क्या सर? मैंने कहा इसका ट्रांसपोज निकाल। क्या निकालना? ट्रांसपोज यानी इसका परिवर्त निकाल। क्या सर? अभी निकाल दूंगा। परिवर्त में तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं। लो सर, इसकी पहली कॉलम को पहले स्तंभ में बदल दो, दूसरी कॉलम को दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना लो और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना लो, तो इसका परिवर्त हो जाएगी। मैंने कहा इसकी पहली पंक्ति कितनी है? तुम कहोगे 2 -1 0, तो मैंने कहा इसको स्तंभ बना ले 2 -1 0। मैंने कहा दूसरी पंक्ति कितनी है? तुम बोलोगे -1 4 3। मैंने कहा बना ले -1 4 3। मैंने कहा तीसरी कितनी है? तो कहेगा 0 3 6। मैंने कहा ये देख 0, ये देख 3, ये देख 6। इसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3/3। तो कहोगे सर देखो मैं कुछ नोटिस कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या नोटिस कर रहा है? सर कि ए और ए डैश सेम है। मैंने कहा कैसे सेम? मैंने कहा समान होने के लिए तो हर अवयव समान होना पड़ेगा। क्या सर इसका पहला पंक्ति का पहला अवयव अभी भी 2 है, इसका भी 2 है। ये देखो सर सेम का सेम बन गया, ए और ए डैश सेम बन गई, सारे के सारे अवयव सेम है। मैंने कहा सच में? 2 -1 0, ये भी 2 -1 0, -1 4 3, -1 4 3, 0 3 6, 0 3 6, सारे संगत अवयव समान, कोटि समान। तुम कहोगे सर ए और ए डैश तो समान अवयव बन गए। मैंने कहा हाँ बच्चों, ऐसे अवयव को ही तो सम्मित अवयव बोलते हैं। कौन सा अवयव बोला जाता है बच्चों? सम्मित अवयव। सम्मित अवयव की परिभाषा क्या होती है? ऐसा अवयव जिसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स और वो खुद एक दूसरे के क्या होने चाहिए? समान। अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स और खुद दोनों एक दूसरे के समान हो जाए तो ऐसे अवयव को कौन सा अवयव बोला जाता है बच्चों? सम्मित अवयव बोला जाता है। और सम्मित अवयव हमेशा एक वर्ग अवयव होना जरूरी है। अगर बच्चों वर्ग अवयव नहीं होगा तो मान लो इसकी कोटि 2/3 है तो ए डैश की कोटि कितनी हो जाएगी? 3/2। और कोटि समान नहीं होगी तो दोनों एक दूसरे के समान होने का कोई चांस नहीं है। तो पहली चीज, सम्मित अवयव हमेशा एक वर्ग अवयव ही होगा। यानी सम्मित अवयव की परिभाषा वैसे एक सिंपल सी परिभाषा होती है कि कोई भी अवयव अपने परिवर्त के समान होना चाहिए। ऐसे अवयव को क्या बोला जाता है बच्चों? सम्मित अवयव। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था, ये वाला
मान लो बच्चों ये एक वर्ग अवयव नहीं है, तो इसका देखो ट्रांसपोज, इसका ऑर्डर कितना है 2/3, इसका ऑर्डर कितना है 3/2। ऑर्डर समान नहीं है तो कभी भी समान हो ही नहीं सकते। ऑर्डर, पहली चीज तो समान होने के लिए ऑर्डर समान होना पड़ेगा। ऑर्डर समान होने के लिए एक वर्ग अवयव होना जरूरी है बच्चों। सममित अवयव केवल वर्ग अवयव ही हो सकता है। अगर वर्ग अवयव नहीं है, मतलब अगर आयताकार अवयव है, कैसा अवयव है? आयताकार, यानी जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान नहीं है, वो अवयव कभी भी सममित अवयव नहीं हो सकता। सममित अवयव की सिंपल सी परिभाषा है मेरे बच्चों कि किसी भी अवयव, कोई भी अवयव जब अपने ट्रांसपोज के बराबर हो जाए, यानी बराबर होना मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। समान का मतलब क्या होता है? ऑर्डर भी समान होना चाहिए और संगत अवयव भी क्या होना चाहिए बच्चों? इसकी पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, इसका भी पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव के समान होना चाहिए। सारे के सारे 9 के 9 अवयव क्या होने चाहिए बच्चों? समान। देख लो, 2 की जगह 2, -1 की जगह -1, 0 की जगह 0, -1 की जगह। अगर संगत अवयव समान है, ऑर्डर समान है, तो अवयव कैसे अवयव कहलाएंगे? सममित अवयव। तो बच्चों सममित अवयव कोई पूछेगा आपके, सबसे पहले तुम कहोगे सममित अवयव हमेशा एक वर्ग अवयव होना जरूरी है। एक वर्ग अवयव, हर वर्ग अवयव सममित तो अवयव हो जरूरी नहीं, लेकिन सममित अवयव हमेशा एक वर्ग अवयव होगा। कैसा अवयव होगा बच्चों? एक वर्ग अवयव होगा। इंपॉर्टेंट चीज है, सममित अवयव हमेशा एक कैसा अवयव होगा बच्चों? वर्ग अवयव। और खास बात क्या होगी? इस ए अवयव को कैसा अवयव बोलेंगे अपन? सममित अवयव। क्यों बोलेंगे? किसी भी अवयव, दुनिया का अगर कोई भी अवयव अपने ट्रांसपोज के बराबर हो जाए, तो ऐसे अवयव को कौन सा अवयव बोला जाता है बच्चों? सममित अवयव। कैसा अवयव बोला जाता है बच्चों? सममित अवयव बोला जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, सममित अवयव की कितनी क्या शर्त है? एक ही शर्त है, कोई भी अवयव अपने ट्रांसपोज के बराबर है, ये आप दिखा दो तो उस अवयव को कौन सा अवयव बोल देंगे हम? सममित अवयव बोलेंगे। और सममित अवयव, दुनिया का हर सममित अवयव एक कैसा अवयव होता है बच्चों? वर्ग अवयव होता है। इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। खास बात क्या होती है बच्चों सममित अवयव में? अच्छे से सुनना, इनको बोला जाता है बच्चों डायगोनल एलिमेंट। कौन से एलिमेंट बोला जाता है बच्चों? इनको बोला जाता है बच्चों डायगोनल एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स बोला जाता है? डायगोनल। बच्चों देखो, सममित अवयव की शर्त क्या होती है? तुम कहोगे सर हर सममित अवयव एक वर्ग अवयव होता है, ये हमको पता चल गया। तो बच्चों अच्छे से देखना, क्या देखना बच्चों? अच्छे से। इसको बोला जाता है, इनको बोला जाता है, आपको पता है डायगोनल एलिमेंट्स बोला जाता है। डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा देखो बच्चों, बाकी सारे एलिमेंट आपके सिमेट्रिक होने चाहिए। -1 तो ये भी कितना होना चाहिए? -1। ये 0 तो ये भी कितना होना चाहिए? 0। ये 3 तो ये भी क्या होना चाहिए? 3। डायगोनल एलिमेंट एक दर्पण की तरह काम करता है बच्चों। किसकी तरह काम करता है? दर्पण। -1 का प्रतिबिंब कितना बनेगा? -1। 0 का प्रतिबिंब 0, 3 का प्रतिबिंब 3। ऐसा अवयव होगा एक वर्ग अवयव, तो उसी अवयव को अपन कौन सा अवयव बोला जाता है बच्चों? उसी अवयव को बोला जाता है अपन का सममित अवयव। जैसे अच्छे से सुनना, ये कौन सा अवयव है? प्रथम पंक्ति और दूसरे स्तंभ का, इसको बोला जाता है A12। A12 इसको क्या बोला जाता है बच्चों? दूसरी पंक्ति और प्रथम स्तंभ A12 A21 के बराबर होना चाहिए। देखो बच्चों 1 2 12 यानी 2 1, इसके जैसे उल्टा कर दो। 12 का उल्टा कितना होता है? 21 के बराबर होना चाहिए। ये कौन सा एलिमेंट है बच्चों? प्रथम पंक्ति और तीसरे स्तंभ। तो तुम कहोगे सर A13 किसके बराबर होना चाहिए? तीसरी पंक्ति और प्रथम स्तंभ के बराबर होना चाहिए, यानी A31 के बराबर होना चाहिए। ये कौन सा एलिमेंट है बच्चों? तुम कहोगे ये एलिमेंट है सर दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का। तुम कहोगे इसको सर लिखते हैं A23। ये कौन सा है? तुम कहोगे सर ये तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का है। तो A23 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? A32 के बराबर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि कि अपन के सममित अवयव में विकिरण एक किसकी तरह काम करता है? समतल दर्पण की तरह काम करता है और प्रतिबिंब बनता है। -1 का प्रतिबिंब देखो -1, ये दोनों सेम होने चाहिए। 0 तो ये भी 0, 3 तो ये भी कितना होना चाहिए? 3। इसका मतलब A12 A21 के बराबर,
A13 A31 के बराबर और A23 A32 के बराबर होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट शर्त है बच्चों, तुम यहां लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बच्चों? लिख सकते हो कि एक सममित अवयव में कोई भी Aij तत्व, Aij एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट बच्चों? Ij किसके बराबर होना चाहिए सर? आई की जगह जे लिख दो, जे की जगह आई लिख दो, Aj के बराबर होना चाहिए। जैसे ऊपर देखो बच्चों, A12 किसके बराबर है? 2 1 के। 1 को 2 की जगह ले जाओ, 2 को 1 की जगह। 1 3 किसके बराबर है? 3 1 के। 2 3 किसके बराबर है? 3 2 के। तो आप क्या लिख सकते हो सर? एक सममित अवयव में Aij एलिमेंट, Aij तत्व, Aij अवयव किसके बराबर होता है? Aj अवयव के बराबर होता है। तो आई होप आपको सममित अवयव के बारे में अच्छा खासा आइडिया आ गया होगा कि सममित अवयव होता क्या है। सममित अवयव हमेशा एक वर्ग अवयव होना जरूरी है। हर वर्ग अवयव सममित अवयव हो जरूरी नहीं है, लेकिन हर सममित अवयव एक क्या होता है बच्चों? वर्ग अवयव होता है। और सममित अवयव की एक ही शर्त होती है कि उसका ट्रांसपोज उसके क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और उस सममित अवयव का विकिरण आपको ऐसे सोचना कि एक समतल दर्पण की तरह काम करता है और नीचे वाले अवयवों का प्रतिबिंब किधर बनाता है? ये देखो देखो सर, देखो बच्चों, -103, तो ऊपर भी क्या बनेगा? -103। ये एक सममित अवयव की पहचान होती है कि उसका Aij अवयव Aj अवयव के क्या होना चाहिए बच्चों? बराबर। ऐसे अवयव को अपन सममित अवयव बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं और आपको पता करना है कि ये एक सममित अवयव होगा या नहीं होगा। सबसे पहले तो सममित अवयव होने के लिए क्या होना पड़ेगा? उसको एक बच्चों वर्ग अवयव होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? एक वर्ग अवयव। तुम कहोगे सर वर्ग अवयव होना चाहिए और मुख्य विकिरण एक दर्पण की तरह काम करना चाहिए, तो मेरे को बताओ 2 4 6 4 8 0 4 8 0 6 0 -9। बताओ ये एक सममित अवयव है कि नहीं है? तुम कहोगे सर ये एक वर्ग अवयव है। बिल्कुल सर, ये एक वर्ग अवयव है। सर 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 इसका विकिरण दिख गया हमको। क्या दिख गया? इसका विकिरण। ये इसका मुख्य विकिरण है। कौन सा विकिरण है सर? मुख्य विकिरण कहो चाहे विकिरण कहो, अवयव का एक ही विकिरण होता है। हाँ हाँ बच्चों, ये विकिरण। सर सर ये प्रतिबिंब की तरह काम कर रहा है। देखो सर, 4 का प्रतिबिंब 4 बन गया, 6 का प्रतिबिंब 6 बन गया, 0 का प्रतिबिंब। सर ये तो एक सममित अवयव है। कौन सा अवयव है? सममित। क्या सर नहीं हो तो आपको अभी भी भरोसा नहीं हो तो मैं इसका ट्रांसपोज लेके दिखा दूं। मैंने कहा इसका ट्रांसपोज लेके दिखा मेरे को। क्या सर सेम आएगा? क्यों आएगा सेम? क्योंकि इसका मुख्य विकिरण किसकी तरह काम कर रहा है बच्चों? दर्पण की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? एक मिरर की तरह काम कर रहा है। सर इसकी पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल रहा हूं, देख लो। 2 4 6 दूसरी पंक्ति है सर 4 8 0, तीसरी पंक्ति है 6 0 -9। देख लो सर, सारे के सारे सेम की सेम आपको अवयव दिखेगा और ए किसके बराबर हो जाएगा? A डैश के बराबर हो जाएगा बच्चों। ऐसे अवयव को अपन कौन सा अवयव बोलते हैं बच्चों? सममित अवयव बोलते हैं। कौन सा अवयव बोलते हैं? सममित अवयव बोलते हैं। अब अगला हेडिंग डालो बच्चों। आई होप आपको सममित अवयव के बारे में अच्छा खासा आइडिया आ गया होगा। अगला इंपॉर्टेंट हेडिंग है, डालो विषम सममित अवयव। कैसा अवयव बच्चों? विषम। बच्चों अगला टॉपिक है विषम सममित अवयव। कौन सा अवयव है? ये भी इतना इजी है कि इसको भी अपन पहले एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं और फिर मैं आपको इसकी कुछ थ्योरी लिखाऊंगा। जैसे आपको एग्जामिनर ने एक अवयव दे दिया बच्चों ए। क्या दे दिया बच्चों? अवयव ए। और ए के बारे में आपको एग्जामिनर ने ऐसा कुछ दे दिया। क्या दे दिया मेरे लाडलों? ऐसा कुछ दे दिया कि 0 4 3 -4 0 2 -4 0 -2 -3 2 और 0। अच्छे से समझना बच्चों, अच्छे से समझना। तुम कहोगे सर ये एक वर्ग अवयव है और इसकी कोटि है 3/3।
3। मैंने कहा बिल्कुल 3/3। मैंने कहा इसका मेरे को ट्रांसपोज लेके बताना थोड़ा। क्या सर क्या बात कर रहे हो, छोटी छोटी बातें मत बोला करो, ट्रांसपोज ट्रांसपोज। अब एक बार आपने बता दिया फिर तो क्या लेना है, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना लो, और तीसरी पंक्ति को कौन सा स्तंभ बना लो, तीसरा स्तंभ बना लो आसानी से। सर लो 0 4 3, ये इसकी पहली पंक्ति, इसका पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति कितनी है, -4 0 -2। तीसरी पंक्ति कितनी है, -3 2 0। सर इसका ऑर्डर भी 3/3 है। सर इस बार ए और ए डैश सेम नहीं दिख रही है। मैंने कहा अच्छा नहीं दिख रही है क्या मैंने गलती कर दी कुछ? नहीं बच्चों एक चीज़ है, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, किसी भी अवयव से अपन किसी संख्या को बाहर कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? कॉमन। इस पूरे अवयव से मैं -1 को बाहर कॉमन ले रहा हूं। किसको कॉमन ले रहा हूं बच्चों? ए डैश अवयव है ना, इस पूरे में से मैंने बाहर किसको कॉमन ले लिया? माइनस को बाहर कॉमन ले लिया। किसको कॉमन ले लिया बच्चों? माइनस का मतलब क्या, किसको कॉमन ले लिया? -1 को। किसको कॉमन ले लिया बच्चों? -1 को। और आपको पता है अवयव में से किसी संख्या को बाहर कॉमन ली जाती हैं तो उसके प्रत्येक अवयव में से बाहर वो संख्या क्या आती हैं? कॉमन आ जाती हैं। 0 में से 0 तो फकीर है, कुछ भी कॉमन ले लो, 0 का तो कितना बचेगा? 0। -4 में से -1 को बाहर ले लिया तो कितना हो जाएगा बच्चों? +4। -3 में से माइनस को बाहर कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा? +3। +4 में से माइनस को बाहर लोगे तो अंदर बचेगा -4। फकीर में से बाहर लोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, अभी भी उसके पास तो झोला झंडा ही है। 2 में से -1 को बाहर ले लोगे तो कितना बचेगा? -2। 3 में से माइनस बाहर लोगे तो पीछे बचेगा -3। -2 में से -1 ले लोगे तो बचेगा 2, और पीछे 0 में से लोगे तो कितना बचेगा? 0। ये अभी भी इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3/3। अब मैंने कहा इसको और ए को देख, सर सेम दिख रही है, 0 4 3 -4 0 -2 -3 -2। सर ये तो ए बन गई। मैंने कहा हाँ बच्चे, अगर किसी भी अवयव का परिवर्त, ये देखो माइनस की जगह माइनस, और ये देखो सेम ए की जैसी बन रही है, अगर किसी भी अवयव का परिवर्त उस अवयव के ऋणात्मक के बराबर हो जाए, उस अवयव के नेगेटिव के बराबर हो जाए, तो ऐसे अवयव को अपन कौन सा अवयव बोल देते हैं बच्चों? विषम सम्मित अवयव बोल देते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोचने समझने वाली चीज है। तो बच्चों विषम सम्मित अवयव होने की शर्त क्या होती है कि किसी भी अवयव का ट्रांसपोज अगर उसके ऋणात्मक के बराबर हो जाए तो ऐसी अवयव, इस अवयव ए को हम कौन सी अवयव बोलेंगे बच्चों? इस अवयव ए को बोलेंगे विषम सम्मित अवयव। कौन सा अवयव है ये? विषम सम्मित अवयव। क्यों है बच्चों? क्योंकि इसका ट्रांसपोज इसके ऋणात्मक के बराबर है। अगर ट्रांसपोज खुद के बराबर होता तो उसको बोलते हैं सम्मित अवयव, ऋणात्मक के बराबर होता है तो बोलते हैं विषम सम्मित अवयव। तो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट मैं लिखाता हूं पॉइंट। दुनिया के हर विषम सम्मित अवयव, दुनिया के हर विषम सम्मित अवयव, हर विषम सम्मित अवयव एक बच्चों वर्ग अवयव होगी। ये बात फिक्स है, चाहे सम्मित अवयव हो चाहे विषम सम्मित अवयव हो, दोनों चाहे कैसी भी दुनिया की हर विषम सम्मित अवयव हो चाहे सम्मित अवयव हो, उसको वर्ग अवयव होना ही पड़ेगा, तब वो उसके ऋणात्मक के बराबर या खुद के बराबर हो सकती हैं। अगर आयताकार अवयव कभी भी सम्मित और विषम सम्मित नहीं हो सकती है। सम्मित और विषम सम्मित होने का हक केवल किसको है? वर्ग अवयव को है। और शर्त क्या होती हैं? इसकी एक ही शर्त होती है, अगर किसी भी अवयव का ट्रांसपोज उस अवयव के ऋणात्मक के बराबर हो जाए तो ऐसी अवयव को अपन बोलते हैं विषम सम्मित अवयव। कौन सी अवयव बोला जाता है बच्चों? विषम सम्मित अवयव। और बच्चों विषम सम्मित अवयव की मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूँ इंपॉर्टेंट। विषम सम्मित अवयव के सारे डायगोनल एलिमेंट्स को 0 होना ही पड़ेगा, फिक्स है, 0 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। 0 मतलब 0, सारे डायगोनल एलिमेंट 0 होने पड़ेंगे। और देखो बच्चों, डायगोनल एलिमेंट इस बार दर्पण की तरह तो काम करेगा, लेकिन
इनवर्स प्लेन मिरर, कैसा प्लेन मिरर बच्चों, -4 का प्रतिबिंब बनना चाहिए -4 लेकिन बनाएगा +4, -3 का प्रतिबिंब बनना चाहिए -3 लेकिन क्या बनेगा -3 का +3, 2 का प्रतिबिंब बनना चाहिए 2 लेकिन 2 का प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, इसको बोला जाता है, मैंने आपको पहले पढ़ा था सममित अवयव। सममित अवयव के विकिरण डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं बच्चों, मैंने आपको यहां पर ये बताया था कौन सा अवयव, सममित। इसके डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, उससे अपन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये देखो, ये डायगोनल किसकी तरह काम करता है, समतल दर्पण की तरह। -1 का प्रतिबिंब -1, 0 का 0, 3 का, ये एक दर्पण की तरह काम करेगा। -1 की फोटो -1 बना देगा, 0 की फोटो 0, 3 की फोटो 3। लेकिन बच्चों विषम सममित अवयव के मुख्य विकिरण के तीनों अवयव को 0 होना ही पड़ेगा। 0 होगा मतलब 0 अनिवार्य रूप से। तुम क्या बोलोगे सर, पहली पंक्ति पहला कॉलम, डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, एक तो A11 होता है, एक कौन सा होता है A22, दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, एक होता है A22, एक होता है तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, एक होता है A33। इन सभी को क्या होना पड़ेगा, 0। ये किसकी शर्त है बच्चों, विषम सममित अवयव। और तुम बोलोगे सर इसको बोलते हैं A12 और इसको बोलते हैं A21, तुम बोलोगे सर A12 का मान -A21 के बराबर होगा, इसको बोलते हैं A13 और इसको बोलते हैं A31, तुम बोलोगे सर A13 का मान -A31 के बराबर होगा। बच्चों देखो 1 3 3 1 1 2 2 1 उल्टा कर रहे हैं। इसको बोलते हैं बच्चों A23 का मान, किसका मान, A23 का मान किसके बराबर होगा, इसको बोलते हैं 32। A23 का मान किसके बराबर हो जाएगा, -A32। ये शर्त होती है, देख कर पहचानने की शर्त होती है, देख के पहचानने की शर्त क्या होगी बच्चों, ओल्ड, अगर मैं बात करता हूँ 3/3 की, तो ओल A11 बोलो चाहे A22 बोलो चाहे A33, तीनों को क्या होना पड़ेगा, 0। A12 किसके बराबर होगा, -A21 के। A13 किसके बराबर होगा, -A31 के। और A23 किसके बराबर होगा, -A31 के। तो मुख्य विकिरण के सारे अवयव को 0 होना जरूरी है। और मुख्य दर्पण समतल दर्पण की तरह काम करता है, लेकिन कैसा समतल दर्पण, एक व्युत्क्रम समतल दर्पण। तो बच्चों इस लेक्चर के लिए इतना ही। आज भी मेरे से वीडियो छोटा ही बना है, उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। अगले लेक्चर में मैं आपका ये चैप्टर पूरा ख़त्म करने का 1 घंटे का वीडियो बना के जो कल ही आएगा, कल या परसों, 1-2 दिन मेरे काम है, 1-2 दिन मेरे को माफ़ कर दो, फिर आपके रेगुलर वीडियो आएंगे और 1-1 घंटे के आएंगे आपका जल्दी से। मैं आपका प्रॉमिस करता हूँ मैथ पूरी कराऊंगा अच्छे से, तो मैं पूरी कराऊंगा। नोट्स बनाते रहना बस, और कुछ मत करना।